अपने इस YouTube चैनल A1 शर्मा क्लासेस के अंदर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में लाया हूँ आपके लिए एक विशेष इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि रीट के नए पाठ्यक्रम के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहा है और हमेशा रहेगा। इस टॉपिक का नाम है पादपों में पोषण। इस मुख्य टॉपिक के अंतर्गत सबसे पहले हम खनिज पोषण की परिभाषा देखेंगे। पादप अपने लिए आवश्यक पोषक तत्व किस प्रकार से मृदा, जल एवं वायु से प्राप्त कर उनका उपयोग अपनी विकास एवं वृद्धि के लिए करते हैं, इस अध्ययन को खनिज पोषण कहते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम इसके इतिहास पर संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करते हैं कि पादप पोषण के क्षेत्र में सबसे पहला योगदान एन.टी.डी. सोसर 1804 में दिया, जिन्होंने बतलाया कि पौधे की मिट्टी में उपस्थित खनिजों पर निर्भरता। जर्मन वैज्ञानिक जूलियस सेक्स 1860 में प्रथम बार यह बतलाया कि पौधों को उनकी परिपक्वता तक निर्धारित पोषक विलयन में बिना मृदा के उगाया जा सकता है। उसके पश्चात 1972 में इप्स्टीन ने पादपों में पोषक तत्व की अनिवार्यता का निर्धारण दो लक्षणों पर आधार मानकर किया। ऐसे तत्व जिनकी अनुपस्थिति में पादप अपना सामान्य जीवन चक्र पूर्ण करने में असमर्थ रहता है, एवं दूसरा ऐसे पोषक तत्व जो पादप के लिए आवश्यक घटकों अथवा उपापचयों का भाग है। इसी दौरान जर्मन वैज्ञानिक लीबिंग ने 19वीं शताब्दी के मध्य में यह बताया कि पोषक तत्व पादप जीवन के लिए आवश्यक होते हैं। इसी के अंतर्गत 1938 में आनंद नामक वैज्ञानिक जो हुए, उन्होंने अनिवार्यता के लिए कसौटियों को प्रस्तावित किया और उन्होंने बताया अनिवार्य तत्वों की अनुपस्थिति से पौधों में विकार उत्पन्न हो जाते हैं तथा इनका निदान उन्हीं तत्वों द्वारा किया जा सकता है, किसी अन्य तत्व द्वारा नहीं। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए आते हैं पादपों में पाए जाने वाले पोषक तत्व। पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए कुल 17 पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। सभी पोषक तत्वों में 3 अखनिज पोषक तत्व तथा 14 खनिज पोषक तत्व के रूप में पाए जाते हैं। संपूर्ण पोषक तत्वों को प्रमुख रूप से 2 भागों में बांटा गया है। पहला दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व या वृहत मात्रिक पोषक तत्व, दूसरा लघु मात्रिक या सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व। दीर्घ मात्रिक या वृहत मात्रिक पोषक तत्वों को पुनः 3 भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें पहला है काया निर्माण में भाग लेने वाले तत्व, उसके बाद दूसरा है प्राथमिक दीर्घ मात्रिक तत्व और तीसरा है द्वितीयक दीर्घ मात्रिक या वृहत मात्रिक तत्व। इसमें हम यहाँ विस्तार से देखते हैं दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व। दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व के अंदर जो पहला मैंने आपको बताया, काया निर्माण में भाग लेने वाले तत्व, इन तत्वों के अंतर्गत कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आते हैं। ये तीनों ही तत्व कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पादपों को मुख्य रूप से श्वसन क्रिया के अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड वायु से और जल से हाइड्रोजन ग्रहण हो जाते हैं और ये तत्व जीव द्रव निर्माण के लिए आवश्यक तत्व होते हैं, जो कोशिका भित्ति एवं जीव द्रव
निर्माण का कार्य करते हैं। उसके बाद आते हैं प्राथमिक तत्व। प्राथमिक तत्व के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, 3 प्रमुख रूप से तत्व आते हैं। इन तीनों तत्वों को क्रांतिक तत्व भी कहा जाता है, क्योंकि अधिकतर मृदा में इन तत्वों की कमी होती है। दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व के अंदर द्वितीय तत्व जो आते हैं वो है कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। उसके बाद हम देखते हैं लघु मात्रिक पोषक तत्व। लघु मात्रिक पोषक तत्व जो होते हैं जिसमें जिंक, फेरस, लोहा, कॉपर, मैग्नीज, बोरॉन, मोलिब्डेनम एवं क्लोरीन। इस प्रकार ये कुल 17 तत्व अनिवार्य तत्व माने गए हैं। पौधों में विभिन्न तत्वों की उपयोगिता का अध्ययन मृदा विहीन संवर्धन तथा विलयन संवर्धन विधि द्वारा किया जाता है। पौधों को मृदा के जगह तरल पदार्थ में उगाने की प्रणाली को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कंपटीशंस के अंदर। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो हाइड्रोपोनिक्स मृदा के जगह तरल पदार्थ में पादपों को उगाने की एक प्रणाली होती है। इसके पश्चात हम आते हैं पौधों के पोषण में विभिन्न तत्वों के कार्य, यानी किस पादप में किस तत्व का क्या कार्य होता है और वो अपना क्या योगदान देता है और उसकी कमी से पादप के कौन सी क्रिया प्रभावित होती है, इसका विस्तृत अध्ययन हम यहाँ करेंगे। वृहत मात्रिक पोषक तत्व माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। यह तत्व पादपों के प्रति ग्राम शुष्क भार में 1.0 से 10 मिलीग्राम मात्रा में पाए जाते हैं तथा ये मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक, जो मैंने पूर्व में बता दिया था। प्राथमिक के अंदर मैंने आपको बताया था फास्फोरस, पोटेशियम और नाइट्रोजन। तो हम यहाँ सबसे पहले नाइट्रोजन के बारे में चर्चा करते हैं। नाइट्रोजन जो पोषक तत्व है, इनका अवशोषण NO2, NO3 अथवा NH3 के रूप में पादपों द्वारा किया जाता है। वातावरण में नाइट्रोजन की मात्रा 78% तक होती है, परंतु पौधे इसका सीधा उपयोग नहीं कर सकते। यह सभी जीवित कोशिकाओं का एक प्रमुख घटक है। कोशिका में ऊर्जा उत्पादन एवं उसके स्थानांतरण में भाग लेने वाली उपापचयी अभिक्रियाओं में प्रयुक्त प्रोटीन्स एवं विकारों यानी एंजाइम्स के संश्लेषण में उपयोगी होता है। पौधे नाइट्रोजन का उपयोग अनेक कार्बनिक यौगिक, न्यूक्लिक अम्ल, DNA तथा RNA एवं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक वर्णक क्लोरोफिल के बनाने में भी यह प्रमुख रूप से भूमिका निभाती है। नाइट्रोजन की कमी के कारण पौधों की पत्तियां पीली पड़ जाती है तथा कोशिका विभाजन एवं प्रोटीन संश्लेषण की दर में कमी आ जाती है। अधिक मात्रा में नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण पौधों की कायिक वृद्धि तो होती है, परंतु पुष्पन देरी से होता है। पौधों को नाइट्रोजन युक्त खाद के रूप में
लेग्यूमिनस पादपों को जड़ों में पाए जाने वाले सहजीवी जीवाणुओं द्वारा प्राप्त होती है। इस प्रकार आपको यहाँ पर बृहत मात्रिक पोषक तत्व नाइट्रोजन के अंतर्गत मैंने आपको नाइट्रोजन का प्रमुख पादपों की क्रियाओं में योगदान, उसकी कमी से तथा उसकी वृद्धि से पादपों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में यहाँ पर बतलाया है। फिर हम दूसरा बृहत मात्रिक पोषक तत्व जो प्राथमिक स्तर पर आता है फास्फोरस है। फास्फोरस जो तत्व है मृदा से यह आयनों के रूप में अवशोषित किया जाता है। पौधों द्वारा फास्फोरस नाइट्रोजन के बाद सबसे ज़्यादा उपयोग में लिए जाने वाला पोषक तत्व है। फास्फोरस की कमी के कारण पौधे की सामान्य वृद्धि नहीं हो पाती है। न्यूक्लिक अम्ल, फास्फोलिपिड्स, कोएंजाइम तथा सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा अणु एटीपी का घटक होता है। यह एमिनो अम्ल तथा प्रोटीन संश्लेषण में प्रयुक्त सह एंजाइमों के सक्रियण में सहायक होता है। पादपों में फास्फोरस कई मेटाबॉलिक या उपापचयी प्रक्रियाओं जो होती है उन्हें संतुलित या सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक होता है, जैसे प्रकाश संश्लेषण, ग्लाइकोलाइसिस, रेस्पायरेशन, फैटी एसिड सिंथेसिस में फास्फोरस तत्व का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यह पादपों के वर्धन प्रदेश में पाए जाने वाले विभज्योतिकी क्षेत्रों में अधिक मिलता है। यह बीज अंकुरण, शीघ्र वृद्धि, पुष्पन आदि में सहायक होता है। पादपों को फास्फोरस सुपरफॉस्फेट एवं खाद के रूप में मिलता है। प्राथमिक वृहत मात्रिक तत्व के अंतर्गत पोटेशियम को लेते हैं। पोटेशियम का अवशोषण भी पोटेशियम धनायन के रूप में किया जाता है। पोटेशियम प्राय पौधों के वृद्धिशील भागों में पाया जाता है। पादप वृद्धि में इस तत्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जैसे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होना, एमिनो अम्ल एवं प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेने वाले एंजाइमों के सक्रियण में सहायक होना, कोशिका विभाजन, रोग एवं सूखा प्रतिरोधक क्षमता, रंध्रों का नियमित खुलना व बंद होना आदि प्रक्रियाओं में सहायक होना। पोटेशियम पादप वृद्धि, बीज व फल के विकास से संबंधित उपापचयी क्रियाओं को भी नियंत्रित करता है तथा बीज एवं फलों को स्थूलता प्रदान करता है। पोटेशियम तत्व की कमी के कारण पौधे की पत्तियां हरिमाहीनता के कारण पीली पड़ जाती है एवं इसकी कमी से पौधा बौना रह जाता है। यहाँ पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है पादपों में क्रांतिक तत्व के रूप में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो वहाँ पर आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम विशेष रूप से ध्यान में रखना है, क्योंकि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम इन्हीं तीनों तत्वों को क्रांतिक तत्व के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अधिकतर मृदाओं में इन तीनों तत्वों की कमी रहती है, इसलिए इन्हें क्रांतिक तत्व का नाम दिया गया है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे द्वितीय बृहत या दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व। जैसा मैंने पूर्व में बताया था कि द्वितीय बृहत मात्रिक पोषक तत्व के अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर ये तीनों तत्व आते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम कैल्शियम पर बात करेंगे। कैल्शियम
पादपों के अंदर कैल्शियम धनायन के रूप में अवशोषित किया जाता है। पौधे में कैल्शियम कोशिका भित्ति के मध्य पाई जाने वाली मध्य पटलिका का महत्वपूर्ण घटक होता है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। यहाँ यह पैक्टिन से संयुग्मित होकर कैल्शियम पैक्टेट बनाता है। यह नए वृद्धि स्थानों, बिंदुओं एवं मूल शीर्ष के बनने में सहायक है तथा यह कोशिका भित्ति को प्रत्यास्थता प्रदान करता है। कैल्शियम न्यूक्लिक अम्लों को प्रोटीन से जोड़ने, माइटोकॉन्ड्रिया के बनने के साथ साथ गुणसूत्रों के संगठन, वसा के उपापचयन, वृद्धि काल में कार्बोहाइड्रेट्स व एमिनो अम्ल के परिवहन में विशेष भूमिका निभाता है। कैल्शियम की कमी के कारण नई पत्तियां विकृत हो जाती है तथा अत्यधिक कमी के कारण वर्धनशील शीर्ष मर जाते हैं। उसके बाद हम लेते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम भी आयन के रूप में ही पादपों द्वारा अवशोषित किया जाता है। यह क्लोरोफिल का घटक होने के कारण बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व माना गया है। यहाँ पर यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्लोरोफिल का घटक किसे माना गया है। इसी कारण से यह प्रकाश संश्लेषण के लिए भी आवश्यक होता है। यह न्यूक्लिक अम्ल, आरएनए व डीएनए संश्लेषण में एंजाइम सक्रियक की तरह कार्य करता है। कार्बोहाइड्रेट उपापचय के लिए भी अति अनिवार्य तत्व माना जाता है। मैग्नीशियम की कमी के कारण पौधे में हरिमहीनता उत्पन्न हो जाती है। उसके बाद हम लेते हैं सल्फर। सल्फर जो मुख्य खनिज पोषक तत्व है वो SO4+2 के रूप में पादप प्राप्त करते हैं। सल्फर पौधों में प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक एमिनो अम्ल के संश्लेषण में सहायक होता है। कोशिका में यह प्रोटीन व जीव द्रव्य में पाया जाता है। विटामिन B1 व कोएंजाइम A में उपस्थित होता है तथा जड़ जनन में सहायक होता है। सल्फर की कमी के कारण पौधे बौने रह जाते हैं तथा उनका विकास देरी से होता है और अत्यधिक कमी के कारण संपूर्ण पादप पीला पड़ जाता है। बाकी के सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्वों का वीडियो मैंने पादपों में पोषण के अंतर्गत पार्ट 2 में बनाकर अपलोड किया हुआ है, तो इससे आगे की जानकारी आप पादपों में पोषण पार्ट 2 के अंदर प्राप्त कर सकेंगे। फ्रेंड्स, अभी भी यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग अति शीघ्रता के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंच सके और आप उसका शीघ्रता से लाभ उठा सके। सो फ्रेंड्स, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।